गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग? अंजलि, भूमि, मनीषा, राहुल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चैट नहीं चल रहा है आप लोगों का। यस यस यस। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, प्यारे से बैच परिश्रम में, और एक नए प्यारे से चैप्टर। यस, एक नए प्यारे से चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। यस। तो नए जोश के साथ, है ना, नए जोश के साथ हम लोग जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डुअल रेडिएशन क्या है भैया? डुअल रेडिएशन क्या होता है सर? बेटा, जैसे लाइट में दो तरह के नेचर होते हैं, यानी कि लाइट में वेव नेचर है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। बिल्कुल उसी तरीके से वेव्स, यानी अगर कोई वेव हम पढ़ रहे हैं, कोई रेडिएशन अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उस रेडिएशन में भी डबल करेक्टर हो सकता है। यस, ठीक है भाई। शैल वी स्टार्ट द क्लास? शैल वी स्टार्ट द क्लास? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दो भाई। शैल वी स्टार्ट द क्लास? आग लग जाना चाहिए। हाँ हाँ, स्टार्ट कर लो। ये जो चैप्टर है, इसका पीछे वाले किसी भी चैप्टर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? और बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम मस्ती से समझ में आएगा। अब जितने भी चैप्टर्स है ना, सब बहुत ही हलवा टाइप के चैप्टर्स हैं, सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी हैं। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन के इमिशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होता है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और उसके बाद ये भी पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो हमारी वेव थ्योरी थी शिवम कह रहे हैं सर, आप बार बार पूछ रहे हैं शैल वी स्टार्ट द क्लास, शैल वी स्टार्ट द क्लास। और अगर सर हम लोग मना कर देंगे तो क्या आप क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे? हाँ, बात तो सही है वैसे आपकी, क्लास तो स्टार्ट होनी ही है। ये तो बस मैं थोड़ा सा मान सम्मान आपको दे रहा था, है ना? लेकिन आपको वो हजम ही नहीं है, नालायको। डंडा उठाए क्या? आज है नहीं डंडा, यहाँ पे कुर्सी उर्सी उठा के मारना पड़ेगा क्या? हाँ। चलो भाई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई साहब? यस यस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यार देखो, किसी भी मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी अगर दे दिया जाए तो वही जो है वो फ्री हो सकते हैं। राइट है? ठीक है, इसका वेटेज क्या है? वेट लिखते हो यार तो मैं डर जाता हूं, कहीं मेरा वेट तो नहीं पूछ रहे हो। हाँ, तो वेट एज, बच्चे ने पूछा सर वेट एज कितना है, तो हम डर गए कहीं मेरा वेट तो नहीं, मतलब ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो सर आप मोटे ज्यादा लग रहे हो। हाँ। यार देखो, ठीक ठाक वेटेज होता है 6-7 नंबर का, इस चैप्टर से आएगा। हाँ। प्रशांत यादव कह रहे हैं सर जी, ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी उठा के सर कैमरा पे मार दो, ये मार दे उठा के ऐसे ही। यस, लाइक दिस। वैसे भी ये कुर्सी देखो, एक को यहाँ पे मारा था, इस वजह से ये कुर्सी देख रहे हैं ना, ये कुर्सी देख रहे हैं ना, टूट गया है। ये मार पीट की वजह से ही टूटी है कुर्सी। सोच लो।
इसलिए सावधान हो जाओ। हाँ, समझ लो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, यार मेटल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अगर और एनर्जी दे दिया जाए तो वही इलेक्ट्रॉन्स आवारा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। हाँ, उदय प्रताप कह रहे हैं सर आपके साथ अगर ऑफलाइन क्लास लगती सर तो मजा आ जाता, अबे कूटे जाते। हाँ, ये तो समझो दूर से है, दूर से है। दूर के क्या बोला जाता है, कहावत भी तो है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से देख के मास्टर साहब अच्छे लग रहे हैं, शैलेंद्र सर तो कभी गुस्सा ही नहीं करते, वो तो सामने आओगे तब पता चलेगा। हाँ, इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ एटम्स आर लूजली बाउंड, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे लूजली बाउंड होते हैं। दे मूव अबाउट फ्रीली थ्रू आउट द लैटिस ऑफ द पॉजिटिव आयन, यानी कि वो पूरे एटम में, है ना, एकदम हाँ छपरी टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इधर उधर आवारा इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। उन्हीं छपरी इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या नाम देते हैं भाई साहब? हाँ, आवारा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसा होता है क्या, दूर के फूल सुहावने, ऐसा होता है। सही है भाई, सही है आर्यन भाई। देखो ये जो बैच है ना, ये परिश्रम बैच मेरे दिल के बड़ा करीब है। ये मेरे लाइफ का सबसे पहला सबसे बड़ा बैच है, राइट। इसके पहले भी ऑनलाइन खूब पढ़ाया मैंने, लेकिन इतना बड़ा बैच नहीं था वो, राइट। तो ये बैच मेरे दिल के बड़ा करीब है, ये बात सही है आर्यन भाई। और मैं बड़े दिल से चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो फोड़े यार AIR 1 लाए, नालायक हो, है। पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ लो थोड़ा, मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। The minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface is called work function of the metal। इसके बारे में बेटा मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात किया था, राइट है। और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था किसी भी अगर कोई मेटल है उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। याद करो, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन आप लोगों को समझाया था। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में यही था कि जब किसी एक रॉड को हम लोग रब कर रहे हैं किसी वूलन क्लोथ पर, तो उसमें चार्ज का इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफर होता है। वूलन से जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे आ जाता था, इबोनाइट की रॉड पर। तो वहां पर मैंने आपको इसी वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट से ही समझाया था। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required for emission of an electron from metal surface। किसी भी मेटल की सरफेस से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, राइट है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्यन, वेरी गुड। मनी गिल कह रहे हैं सर मैंने रिसेंटली बैच ज्वाइन किया है। बेटा बहुत जल्दी आप जग गए हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपका उसके लिए, है ना। अगर आप अब जग ही गए हैं तो अभी भी बहुत टाइम है ना। देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो हो सकता है शुरू से पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हें फील आ रहा हो कि यार हाँ कि सर जो है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, ये है वो है, टेंशन हो रहा है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, ऐसी बहुत सारी बातें हैं बेटा, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि कंसिस्टेंसी अपनी बना करके रखिए। और आप सभी लोग अभी भी फोड़ सकते हैं, 3 महीना मोर देन इनफ होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यस, PW मैच कल देख रहे थे, यस यस यस, हाँ सारे टीचर साथ में थे तो PW मैच ही कह लो तुम। हाँ
ठीक है यार, तुम लोग बातचीत बहुत करते हो, चैट वैट बंद करो, अब जरा आ जाओ पढ़ाई की बात करते हैं। बेटा सबसे पहली बात ये थी कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको किसी मेटल की बारे में बताऊं तो भाई, अगर कोई एक सर्टेन एटम है तो एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस है ये हमारा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लो एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, यानी कि दो ही ऑर्बिट है। और इस दूसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसी इलेक्ट्रॉन को आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हो। यही इलेक्ट्रॉन है बेटा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया जाए तो वो इसको, इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर भी निकल सकता है। उसी सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी को नाम दिया जाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग W0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कई बार बेटा इसका जो सिंबल है वो फाई नॉट भी होता है, एंड इट हैज अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज एच न्यू नॉट। यानी कि यहां पर जो एनर्जी है उसको हम लोग एच न्यू नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जहां पर ये जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। दिस एच इज सिंपली नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू नॉट जो है मेरे प्यारे बच्चों, दैट न्यू नॉट सिंपली इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी और रेडिएशन, फोटॉन जो भी है समझ लो ये उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी। बाकी इसके बारे में हम थोड़ा सा और अभी आपको आगे समझाते हैं कि ये जो न्यू नॉट है, कायदे से इसको नाम दिया जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी कहने की बजाय एक सर्टेन नाम हम दे देते हैं यहां पर, दैट नेम इज थ्रेश होल्ड, दैट नेम इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरा सोचो, अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन, है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो रही होगी बेटा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रही होगी। यानी कि अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, एंड लेट अस सपोज, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए केवल एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो ये कोई एक एटम है, कोई एलिमेंट है, मान लो उस एलिमेंट के लिए वर्क फंक्शन हमको दे दिया गया मान लो 40 जूल के बराबर। ठीक है, अब समझना जरा, एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रहा हूं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा मिनिमम 40 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब बात आई सर ये 40 जूल की एनर्जी हम कैसे देंगे, तो हम फोटॉन्स के थ्रू देंगे। हम इसके ऊपर फोटॉन्स की बम्बार्डिंग कराएंगे, यानी इसके ऊपर फोटॉन गिराएंगे, बम्बार्डिंग मतलब गिराना। तो इसके ऊपर हम सनलाइट गिराएंगे, सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन्स इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, हर एक फोटोन के पास अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी होगी भाई। मान लो आने वाले फोटोन की एनर्जी है केवल 10 जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उससे 10 जूल की एनर्जी ले तो लेगा, लेकिन उस 10 जूल की एनर्जी से ये कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, राइट। उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर जाएगा, बात खत्म हो गई। फिर हमने कोशिश किया कि यार ऐसा करते हैं, अब जो फोटोन आ रहा है अगर वो 20 जूल का हो तो क्या होगा, फिर से ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। 30 जूल की एनर्जी आप इंसिडेंट करा दो तो भी कुछ नहीं होगा। 40 जूल की एनर्जी जैसे ही फोटोन की आई, ये इलेक्ट्रॉन 40 जूल एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी से ये बाहर निकल जाएगा। उसी एनर्जी को वर्क फंक्शन का नाम दिया गया, राइट। लेकिन सर अगर आने वाला जो फोटोन है, सर अगर उसकी एनर्जी, ध्यान से सुनना, आने वाले फोटोन की एनर्जी सर अगर 50 जूल हो सर तो क्या होगा बेटा, 40 जूल से तो ये बाहर निकलेगा। अब जो बचा हुआ 10 जूल है, उस 10 जूल से ये क्या करेगा, भागेगा, राइट। यानी वो 10 जूल इसकी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सारा खेल यहां पर यही हो रहा है। अगर बात समझ में आ रही है तो आपके पास यस नो का ऑप्शन होगा भाई, तो जरा यस करके बता दो। अगर बात एकदम चकाचक क्लियर है, ये बात आप समझ गए हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी देंगे। तो उस आने वाले फोटॉन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। आने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है, यहां पर मैटर क्या है, क्या चल रहा है। अब बेटा कुछ ऐसे मेटल्स हैं, वी हैव सर्टेन मेटल्स विच आर नोन एज फोटो सेंसिटिव। ऐसे मेटल्स हैं जो फोटो सेंसिटिव है, यानी कि इन मेटल्स पर अगर सनलाइट गिराई जाएगी,
देखो, इन मेटल्स पर अगर सनलाइट गिराई जाएगी तो सनलाइट में पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का नाम फोटॉन्स होता है। और बेटा हर एक फोटॉन के पास एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये जो न्यू लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, यानी आने वाले फोटॉन्स की ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला c बाई लेमडा भी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ के बराबर भी होता है। अब जरा सोचो, ये जो मेटल है, लेट अस सपोज इस मेटल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन था, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसको अगर एनर्जी मिलेगी तो ये फ्री हो सकता है। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, इस वाले मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल दैट वर्क फंक्शन इज 40 जूल, 40 जूल के बराबर वर्क फंक्शन है। अब अगर आने वाला फोटोन के पास बेटा एनर्जी है मान लो 40 जूल की, तो 40 जूल का फोटोन अगर आएगा तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकाल देगा। वो इलेक्ट्रॉन अंदर से जस्ट बाहर सरफेस पर निकल आया है, राइट, अगर 40 जूल का एनर्जी वाला फोटोन आया था तब। लेकिन अगर 50 जूल वाला आया है तो 40 जूल से बाहर निकलेगा, लेकिन जो रिमेनिंग 10 जूल है उस 10 जूल से ये क्या कर रहा होगा, ये रन करके भाग रहा होगा भाई, यहां से दूर निकल रहा होगा, राइट। अगर यहां पर 100 जूल का अगर एक फोटोन गिरा दिया जाएगा तो 40 जूल से बाहर निकलेगा, लेकिन 60 जूल की एनर्जी, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा रही होगी। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं यहां पर, तो मुद्दा यह है कि इस आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है, आने वाले फोटोन की ये जो एनर्जी है एच न्यू, दैट एनर्जी एच न्यू इज यूटिलाइज्ड इन 2 वेज, 2 तरीके से यूज होगा। सबसे पहला बेटा वो जाएगा वर्क फंक्शन में, और रिमेनिंग जो होगा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन की बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट मैं उसको नाम दे सकता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ खास नहीं है। जैसे सोचो, अगर मान लो बेटा वर्क फंक्शन 40 जूल है, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिया, वर्क फंक्शन भाई साहब 40 जूल है। अब अगर आप फोटोन भेज ही 40 जूल कर रहे हो बेटा, 40 जूल का ही फोटोन भेज रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर, 0 जूल के बराबर। यानी कि ये बाहर तो निकल गया लेकिन ये भाग नहीं सकता। अगर आप इसको 100 जूल का फोटोन आप गिराओगे, 100 जूल वाला फोटोन गिराओगे, तो 40 जूल तो बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज वर्क फंक्शन। जस्ट पार करने के लिए 40 जूल रिक्वायर्ड है। लेकिन अब ये कितने एनर्जी से भागेगा बेटा, 60 जूल की एनर्जी इसके पास बची हुई है, उस एनर्जी से ये रन कर रहा होगा, इस मेटल सरफेस से दूर भाग रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्म न्यू आया, राइट, दैट न्यू, या इसी को अगर मैंने न्यू नॉट लिखा है, इसी न्यू नॉट को नाम दिया जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाम क्या देते हैं हम लोग, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की रिक्वायर्ड है, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशहोल्ड का वैसे भी मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड, है ना, किसी सर्टेन प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई साहब, वही हमारा थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई है जो यहां लिखा हुआ है, बताओ। ये जो एच न्यू है ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। ये जो एच न्यू पूरा अगर देखेंगे तो इट इज एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, राइट। डब्ल्यू नॉट जो है दैट इज वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। अगर इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो सीधे सीधे वर्क फंक्शन के बराबर है, तो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, वही फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर क्या एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं बेटा, ये तो मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा था कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आखिर हमें क्या खेल करना पड़ता है। डाउट कह रहे हैं सर देख लो, ये पहला डाउट है सर लैग हो रहा है, वाह क्या डाउट है। सर क्या वो एच न्यू से ज्यादा हो सकता है,
किसको बेटा कह रहे हो? ये इसको बोल रहे हो क्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? किसको एच न्यू से ज्यादा कराना चाहते हो? देखो एक बात सुनो, पूरी पिक्चर में फिर से बता रहा हूं। ये जो आने वाले फोटॉन्स होते हैं ना, हर एक फोटोन का क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग होता है, इसलिए आने वाले फोटॉन्स की सबकी एनर्जी भी बेटा अलग अलग होती है। ठीक है, कोई फोटोन हो सकता है 10 जूल का हो, कोई 20 जूल का हो, कोई 50 जूल का हो, कोई 100 जूल का हो, कोई 200 जूल का हो। ठीक, दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। क्योंकि हर एक फोटोन की मैंने आपको एनर्जी कितनी बताई, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, जिसका एक फॉर्मूला और है, दैट इज एच सी बाई लेमडा। ठीक, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए सबके लिए एनर्जी का वैल्यू भी अलग अलग होता है। तो हर एक फोटोन की बेटा सबसे पहली बात, एनर्जी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। अब आप सोचो, अगर 100 जूल एनर्जी का कोई फोटोन आया है, तो उसमें से 40 जूल जो है वो 40 जूल वर्क फंक्शन के रूप में यूज हुआ, यानी कि ये 40 जूल रिक्वायर्ड है इस मेटल सरफेस से जस्ट बाहर निकलने के लिए। ठीक है, रिमेनिंग जो भी एनर्जी होगी वो सारी एनर्जी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब रणवीर का मतलब ये, सर क्या अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा? अच्छी बात है ना भाई, केवल एक ही फोटोन थोड़ी ना आएगा, ढेर सारे फोटोन आएंगे। ये तो मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ तुम एक पहले प्रोसेस तो समझो यार। अब यहां पर मैटर ये भी हो सकता है कि भाई 100 फोटॉन्स आ रहे हो, 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, उनमें से 10-20 निकल रहे हो बाहर, ऐसा भी हो सकता है। राइट है? बोलो यार, क्या ये बात समझ में आ रही? अरे यार अभी पूरा चैप्टर बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। है तो भाई साहब, वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वही वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे पहला जैसे मेथड है हमारे पास, थर्मियोनिक इमिशन। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोग अगर हीट का सहारा ले लें, यानी कि हम उस मेटल को हीट कर दें, हीट करने से एनर्जी मिल जाती है भाई। ठीक है, हीट एनर्जी मिल जाती है। चैट में बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब जैसे किसी मेटल सरफेस को हमने हीट कर दिया, तो अगर मैं हीट का यूज कर रहा हूं तो प्रोसेस का नाम होता है थर्मियोनिक इमिशन। राइट? फील्ड इमिशन और कोल्ड कैथोड इमिशन का मतलब यह है कि आप वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, क्या पता उस फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए बेटा, है ना। तो दूसरा मेथड क्या है? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम फील्ड इमिशन या फिर कोल्ड कैथोड इमिशन का नाम भी देते हैं। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जहां पर हम लोग फोटॉन्स का यूज करेंगे जो कि सनलाइट में होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस मेटल सरफेस पर सनलाइट की बम्बार्डिंग कराएंगे, सनलाइट उसके ऊपर गिराएंगे, सनलाइट आने की वजह से फोटॉन्स आएंगे। हर एक फोटॉन के पास अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फोटॉन अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। उस एनर्जी से अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाया तो निकल जाएगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक, और बेटा चौथा है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का मतलब ये हो गया कि बम्बार्डिंग ऑफ एनी अदर पार्टिकल, यानी कि आप उस मेटल सरफेस पर कोई दूसरा हाईली एक्सेलरेटेड दूसरा पार्टिकल की आप बम्बार्डिंग करा दो, जैसा रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कराया। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दिया गोल्ड फॉइल के ऊपर, है ना, तो अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल के ऊपर ले आया। तो इस तरीके का भी काम हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई एक मेटल है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इस मेटल पे यहां से एक अल्फा पार्टिकल जोर से जाकर के टकराए, अगर बहुत तेजी से जाकर टकराएगा तो अपनी एनर्जी इसको देगा, क्या पता उस एनर्जी से झटके से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। मतलब ये एक समझाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। तो दीज आर वी हैव 4 प्रोसेस
फॉर द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के 4 प्रोसेस। थर्मियोनिक इमिशन यानी कि हीट करेंगे, हीट करने से एनर्जी बढ़ती है, सबको पता है। दूसरा है फील्ड इमिशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे, उसकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से क्या पता इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बहुत डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं, फोटॉन्स के थ्रू होता है, वही समझाने की पीछे कोशिश भी कर रहे थे। सेकेंडरी इमिशन की बात करें तो बम्बार्डिंग ऑफ अदर पार्टिकल, किसी दूसरे मान लो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग, प्रोटॉन की बम्बार्डिंग करा दिया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करा दिया, मतलब न्यूट्रॉन आए इससे टकरा जाए, जैसे यूरेनियम में होता है। यूरेनियम में हम न्यूट्रॉन को अगर बम्बार्डिंग करा देंगे तो वो यूरेनियम जो है वो टूट जाता है, ठीक है, उसकी भी बात अभी आगे किया जाएगा। फिलहाल उसको फिजन कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग मैटर है, उसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। अब यहां पर एक डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है, पहले मैं आपको थोड़ा अलग से समझा दूं, फिर डायग्राम की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा कि वहां पर सब क्या कहानी लिखी हुई है। तो ये बेटा एक फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, इट इज अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। ये मेटल का एक प्लेट है, फोटो सेंसिटिव मतलब इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, यानी कि इसके ऊपर जब लाइट गिराई जाती है तो इसको कुछ कुछ होता है ना। हाँ भाई, कुछ लोग तो बहुत ही सख्त होते हैं, आपको पता है कि बहुत ही सख्त लौंडा कोई है, पता चला कुछ को कुछ कुछ नहीं होता है, हालांकि कुछ भी ना हो तो फिर भाई डाउट हो जाता है कि लौंडा भी है कि नहीं है, लेकिन ठीक है। अल्टीमेटली देखो, फोटो सेंसिटिव मेटल कहने का मतलब ये है कि अगर उस मेटल प्लेट पर अगर सनलाइट गिराएं और कुछ कुछ हो तो इसका मतलब वो फोटो सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो भैया इसके ऊपर हम लोग गिराने वाले हैं इसके ऊपर क्या, सनलाइट। तो ये हमने खिड़की अपनी भैया ओपन कर दिया, यहां से सनलाइट आ रही है और सनलाइट की वजह से फोटॉन्स आ रहे हैं। हर एक फोटॉन के पास अपना सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उस एनर्जी को एच न्यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। एच न्यू एनर्जी वाला फोटॉन आ रहा है। अब इसके अंदर बेटा हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हों जिनके अंदर निकलने की चाहत है, हो सकता है 5 ऐसे हों जिनको निकलने की चाहत है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो सकते हैं जो बाहर निकल सकते हैं। अब मैटर ये है कि ये कितने को निकालेगा, ठीक है। दूसरी बात, सर ये दूसरी प्लेट क्या है, देखो इस वाली प्लेट पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैटरी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ऐसी बैटरी कनेक्ट करते हैं, इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ माइनस। अब देखो होगा क्या, ये वाली जो प्लेट है इस प्लेट को नाम दिया गया कैथोड, ठीक है, इट इज कैथोड प्लेट, और इसको नाम दिया गया एनोड प्लेट, क्योंकि एनोड को हमने पॉजिटिव से जोड़ा तो हम इसके ऊपर पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि इधर की तरफ हम लोग निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज सोचो, किसी भी मेटल सरफेस से आखिर हमें इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या मिलेगा, हमारा बेनिफिट क्या है, हम क्यों चाहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उसका कारण यह है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस प्लेट तक अगर पहुंच जाएगा तो सर्किट हमारा बेटा कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट विल बी कंप्लीटेड। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकले यहां पहुंच जाए तो हमारा मामला सक्सेसफुल है, सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा, कुछ करंट भी फ्लो हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और बीच में ही कहीं रह जाए, यहां तक ना पहुंच पाए, तो हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्लियर है, प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इधर से निकले और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाए, राइट। तो सर फिर उसके लिए क्या करेंगे, अब बेटा देखो यहां पर ढेर सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, मैं आपको एक मोटा मोटा नंबर बता रहा हूं, मान लो 10 फोटॉन्स जब आते हैं तो 10 फोटॉन्स में सभी की अपनी अपनी एनर्जी होती है, राइट। वो 10 फोटॉन्स अपनी अपनी एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो ऑब्वियस है 10 फोटॉन आएंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, ठीक है, सब एक एक इलेक्ट्रॉन से टकराए और सबने अपनी पूरी एनर्जी उठाकर इलेक्ट्रॉन को दे दिया, ठीक है। लेकिन पता चला केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाए। इसका मतलब क्या है, अगर 10 फोटॉन्स आए थे तो 10 में से केवल 2 ही फोटॉन्स के पास वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी थी, राइट। बाकी सबके पास, यानी बाकी जो 8 फोटॉन्स थे उनके पास वो 40 जूल की एनर्जी भी नहीं थी, यानी कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे,
राइट यानी ये जो फोटॉन्स कुछ आ रहे थे, 8 फोटॉन्स जो थे, उनके पास बेटा सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब मुद्दा ये है सर, अगर इधर से 10 फोटॉन्स आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन में से केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यह भी पॉसिबल है बेटा कि अगर मैं कुछ जुगाड़ कर दूं और 10 की बजाय भाई 100 फोटॉन्स आ जाए, ठीक है, 100 फोटॉन्स आ जाएंगे तो मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो भैया 20 इलेक्ट्रॉन्स इस बार बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? अब इसी 20 इलेक्ट्रॉन वाले एग्जाम्पल को हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि 2 में फिर बहुत कम हो जाएगा। मान लो इधर से 100 फोटॉन्स आए बेटा, 100 में से केवल 20 फोटॉन्स ऐसे थे जिनके पास सफिशिएंट वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी थी या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी थी, क्योंकि अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि 80 फोटॉन्स के साथ यही हुआ कि उनकी एनर्जी जो है ना, वो वर्क फंक्शन से कम थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाए। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस पॉइंट को ताकि आप भूले ना। 80 photons had energy less than वर्क फंक्शन। ठीक है, 80 फोटॉन्स के पास जो एनर्जी थी वो वर्क फंक्शन से कम थी, तो दे वर नॉट एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो उनमें इतना भैया पावर या कह लो कि उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाते, इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा पाते, इसलिए वो नहीं करा पाए। केवल 20 फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक थे तो उन्होंने 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अब जो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे बेटा, उन 20 इलेक्ट्रॉन्स में से भी 4-5 तो ऐसे रहे होंगे जिनके पास बहुत एनर्जी है। यहां से आए, धड़ाक से एकदम निकले और तुरंत यहां पहुंच गए। ठीक है, तुरंत यहां पहुंच गए। 4-5 ऐसे रहे होंगे, यहां पहुंच गए, उनको किसी की सपोर्ट वपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल 2 प्लेट रखी थी, ये सब कुछ नहीं जोड़ा हमने, कुछ सेलवेल नहीं जोड़ा है, बस ये प्लेट रखा था, यहां से फोटोन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन धड़ से निकला 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली प्लेट तक पहुंच गया। उसको किसी के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कुछ फोटॉन्स ऐसे भी थे, है ना, जैसे 20 में से 4 तो पहुंच गए, लेकिन मान लो 4 ऐसे भी थे जिनके पास यार इतनी एनर्जी है कि वो यहां से जब भागेंगे तो खाली यहीं तक पहुंच पाएंगे। मतलब दे हैव एनर्जी, लेकिन इतनी एनर्जी उनके पास है कि यहीं तक पहुंच पाएंगे, इस प्लेट के एकदम पास तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, 4-5 ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहीं तक पहुंच पा रहे हैं भैया। ठीक है, उनके पास इससे ज्यादा आगे जाने की एनर्जी नहीं है। और बेटा ऐसे ढेर सारे ऐसे भी थे जो पता चला सिर्फ बाहर ही निकल पाए हैं, सिर्फ बाहर निकल पाए हैं, लेकिन वो भागने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। मान लो आप अपने स्कूल में बैठे हुए हो और आपके स्कूल में एक बहुत खड़ूस टाइप का मास्टर पढ़ा रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप अपनी क्लास को छोड़कर भाग जाओ, स्कूल से बाहर निकल लो और फिर जाकर के कोई मूवी वूवी देखाओ, है ना, मौज मस्ती कराओ। कई बार बच्चे ऐसी कोशिश करते भी हैं, कूटे जाते हैं अलग बात है, लेकिन कोशिश ऐसी बच्चे जो है फिर करने के प्रयास करते हैं। वही बच्चे तो है ना वो आवारा बच्चे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से क्लास से बाहर निकलना चाहता है वही फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस वाले, आप समझो स्कूल के अंदर आप अपनी क्लास में बैठे हो, वहां से पता चला आपको कोई एक दोस्त है आपका जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है और वहां से बुला रहा है, वहां से बुला रहा है। वो काम कौन कर रहा है, वो काम फोटॉन्स कर रहे हैं, राइट। तो फोटॉन्स यहां से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कोई आपका दोस्त खड़ा है कि आ यार बे क्या कर रहा है, आजा 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 भाई आजा यार, क्या कर रहा है वहां पे, इस तरीके से वो आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप सोचो अगर आप क्लास के अंदर बैठे हो, कोई एक मास्टर क्लास में भी पढ़ाई रहा होगा, आसपास भी ढेर सारे मास्टर आपके होंगे ही, राइट। अब आप अंदर अपनी क्लास में बैठे हो, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, आपका मन, आप खिड़की में आपने देखा उधर आपका दोस्त आपको बुला रहा है, आपका बड़ा मन है बाहर निकलने का। लेकिन भाई 100 बच्चों में से 80 बच्चों के अंदर वो अंदर से उतना उनके अंदर एनर्जी जनरेट नहीं हो पाई।
उनको जो बाहर दोस्त था वो उतना स्ट्रांग नहीं था जो उनके अंदर इतनी एनर्जी डेवलप कर दे कि वो क्लास से उठ करके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो 100 में से 80 बच्चे तो वैसे ही फुस हो गए कि भैया उनकी इतना बूता नहीं है कि वो क्लास से टीचर से पंगा ले लें और एकदम धड़धड़ाते हुए भाग जाए बाहर। राइट, तो वो जो है 80 बच्चों का खेल तो खत्म है, यानी कि 80 फोटॉन्स ऐसे आए जिनके पास वो सफिशिएंट एनर्जी थी ही नहीं। अब बात आई केवल 100 में से केवल 20 बच्चे थोड़ा जिगरी निकले हैं, कलाकार टाइप के 20 बच्चे जो है ऐसे थे जिन्होंने कुछ सोचा कि हाँ यार निकल जाएंगे। 20 में से, अब सुनो, वो 20 में से 4-5 ऐसे बच्चे थे जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब एक नंबर के लखेरे टाइप के बच्चे, है ना। वो ना किसी से डरते हैं, ना उनको पास होने का डर, ना फेल होने का डर, ना उनको स्कूल से निकाले जाने का डर, ना घर वालों को बताने का डर। उन्हें मतलब उनकी कोई इज्जती नहीं तो बेइज्जती होने का कोई मैटर उनका बनता नहीं है। राइट है, अब जरा सोचो, जो 20 बच्चे जो निकलने का मन बना रहे थे उनमें से 4 तो धड़धड़ा के भाग गए, मतलब क्लास से निकले और दम से भाग गए, कोई पकड़ ही नहीं पाया उनको भाई साहब। ठीक है, तो वो तुरंत स्कूल के बाहर हो गए, उनका मैटर फुलफिल है, मतलब वो स्कूल के गेट तक पहुंच गए, गेट से बाहर निकल गए, मैटर ओवर। अब वो मतलब काउंट हो गए कि भैया ठीक है इन्होंने कर लिया जो ये चाहते थे। लेकिन उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के यानी कि आपकी अपनी क्लास से बाहर निकले हैं, कॉरिडोर से निकलते हुए जीना उतर के बाहर तक पहुंचे, यहीं तक पहुंचे हैं, बस यहीं पे धर लिए गए, इनकी एनर्जी यहीं पे खत्म है। हाँ, यहीं पे एक मास्टर यहीं मिल गया, वहीं गिरा गिरा के मारा, इनकी एनर्जी जो है वहीं पे भाई साहब खत्म हो गई है। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे बस खाली क्लास से बाहर निकले थे और कॉरिडोर में ही उनको एक मास्टर ने धर लिया भाई साहब, तो ये यहां तक बेचारे भाग पाए थे। देखो ये 4 तो बहुत एनर्जेटिक थे, इनको कोई मास्टर रोक नहीं पाया, लेकिन कुछ ऐसे थे बेचारे यहां तक पहुंचे, उसके बाद यहीं पे मुर्गा बन के खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी समझ लो। हाँ, उसके बाद कुछ यहां पे हैं बेचारे, ये कॉरिडोर में धर लिए गए, वहीं पे इनको दिया जा रहा है मिला के। और ये भी कुछ थे जो क्लास से जस्ट बाहर निकले ही थे भाई साहब, इनके पास भागने की एनर्जी नहीं है। वो बेचारा देख रहा है, जैसे क्लास के बाहर निकला देख रहा भाई यहाँ पे ये तो हौके जा रहे हैं, तो वो बेचारा बस क्लास के जस्ट बाहर ही निकला है, उसकी भागने की औकात हो ही नहीं रही है। अभी ये बात समझ में आई है क्या कि मैं किन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं? बोलो, क्या ये बात अभी समझ में आई है कि मैं कैसी बात कर रहा हूं? ठीक है, इज इट क्लियर? इस एग्जाम्पल से ये आपको समझ में आया होगा, है ना। ये बच्चे अब जरा समझो, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, जैसे नहीं वो मूवी देखी होगी आपने मोहब्बतें वाली, तो मोहब्बतें में एक थे अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब जो है एकदम, अबे कैसे बाहर निकलेगा, चल अंदर चल, और इधर से एक शाहरुख खान टाइप आ गए मान लो, है थोड़ा सा कि अरे ऐसे कैसे है, वो अपना लेके आए गिटार विटार, क्या था वो बजा रहे हैं, है, तो वो थोड़ा सा फील दिलाया उन्होंने बच्चों को। तो ये तो वो 4 थे, आपने देखा होगा मोहब्बतें में भी थे ना, 4 थे जाने 3 थे बच्चे, वो 3 जो थे वो तो बड़े एनर्जेटिक थे, वो तो यार वैसे जो है वो कहने दो, वो अपना निकल गए थे बाहर। ठीक है, इन लोगों को अब एक्साइट करने के लिए यहां पे एंट्री होती है शाहरुख खान साहब की, यानी कि कौन, इस बैटरी की। ये बैटरी का काम देखो क्या है, ये जो सेल या बैटरी हमने जोड़ा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहां पर जोड़ा, ठीक, और निगेटिव इधर क्रिएट करा दिया। अब देखो ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं प्रोसेस का सपोर्ट कर सकूं, ताकि मैं प्रोसेस का क्या कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं, इस वजह से मैंने ऐसा किया। एक मिनट आपका चैट में ओपन कर दूं। ये इंटरनेट का भी आजकल यही हाल है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं। भाई हमारे इंटरनेट का आजकल यही ख्याल यहाँ पे। हाँ, ये भूतिया स्टूडियो में वैसे भी छोड़ने वाला हूं, तो मेरी याद में जो है इंटरनेट बीच बीच में गायब कर देता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भाई साहब जो है, यहाँ पे शाहरुख खान साहब की एंट्री होती है। शाहरुख खान का अब काम क्या है? हाँ, शाहरुख खान साहब का काम यह है कि यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री पे सुंदर सुंदर कन्याएं खड़ी कर दी हैं कि ये लड़के जो यहाँ से निकल के आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, मास्टरवा भले मार रहा है इनको, लेकिन सुंदर सुंदर जब कन्याएं यहाँ पे उन्होंने खड़ी कर दी हैं, तो अब उसको लग रहा है कि भाई अब तो भागना पड़ेगा, वे मार खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी उनके अंदर थोड़ी सी आई। तो ये जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, वो इनको
सबसे पहले इनको जो यहां तक पहुंच गए इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हम सुंदर सुंदर कन्याएं इनके लिए खड़ी कर रहे हैं कि भाई साहब तुम आओ यार, तुम्हारी वाली यहां खड़ी, जल्दी आओ दौड़ के तुम। तो इनकी एनर्जी को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाई क्रिएटिंग सम पॉजिटिव चार्ज। ये क्योंकि निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। तो हम इनको इधर की तरफ अट्रैक्ट कराएंगे। अब उसके बाद सुनो, ये जो चार थे, इनकी चार मतलब इनकी गर्लफ्रेंड्स जो थी या जो भी समझ लो इनकी प्रेमिकाएं या ये जिनको चाहते थे, वन साइडेड ही होता है ज्यादातर। तो ये यहां पे आकर के जो है खड़े हैं, ठीक है। इन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश किया। अब ये जो पीछे वाले थे जो बेचारे कॉरिडोर में ही धर लिए गए थे, हाँ कॉरिडोर में ही धर लिए गए थे, अब उनके लिए यार उनकी वाली गर्लफ्रेंड्स यहां लानी पड़ेंगी। यानी कि यहां पर अब सुंदर सुंदर कन्याओं की जो संख्या है वो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर अब हम पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं बाई इंक्रीजिंग दिस पावर ऑफ द सेल और बैटरी। यानी इस बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल और क्रिएट होता जाएगा। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो यहां पर सुंदर सुंदर कन्याएं हम उनकी संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं कि अबे आओ तुम, अट्रैक्ट हो तुम, पहले इधर की तरफ तुम आओ तो सही, ठीक है। अब आप खुद सोचो, सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे ज्यादा सुंदर कन्या किस बच्चे के लिए हमें लगाना पड़ेगा, इनके लिए या इनके लिए, बताओ, कमेंट करो। सबसे ज्यादा सुंदर कन्या या सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल जो हमें यहां पर देना पड़ेगा वो इनके लिए देना पड़ेगा ना यार, जो बेचारे जस्ट क्लासरूम से बाहर ही निकले थे और देख रहे हैं कि वो खड़े हैं, अमिताभ बच्चन साहब धर के मिला के देंगे, वहीं पे गिरा के मारेंगे। लेकिन अगर इनको भी यहां से यहां तक लाना है तो इसका मतलब भाई साहब यहां पर कोई बहुत तगड़ी आलिया भट्ट खड़ा, मतलब कोई ना कोई यहां पे आलिया भट्ट लाना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलो यार, समझ रहे हो, है इन्हीं को, है ना, यस, इनको यहां तक लाने के लिए किसी ना किसी आलिया भट्ट को लाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, है। कुछ होंगे उर्फी जावेद वाले भी, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इधर की तरफ आएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, उन लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक लाने के लिए बेटा इस एनोड प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल हमें बहुत ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। यार आलिया भट्ट या जो भी मैंने नाम लिया, दैट इज जस्ट ऐसे ही यार, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी शादी भी हो चुकी है, काहे तुम लोग घर में जो है मार, मतलब मैं मार खाऊंगा तुम्हें अच्छा लगेगा, है, काहे तुम जो है मेरी अच्छी खासी जिंदगानी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, है। आलिया भी दूसरे की, मैं भी दूसरे का, क्या टेंशन है तुम्हें, है, समझा लेने दो कॉन्सेप्ट हमें। कियारा आडवाणी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कियारा आडवाणी बहुत प्यारा, यस यस यस, हाँ कियारा आडवाणी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ लड़कों ने पूरी एकदम लाइन लगा दी है, हाँ यहाँ पे लाइन लगा दी है भैया, कियारा आडवाणी। अब अपना अपना इमेजिन कर लो, जिसको जो यहाँ चाहिए वो यहाँ है। तब जो है इधर से जो लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, एकदम जो क्लास के जस्ट बाहर निकला होगा, वो कहेगा साला मार खा लेंगे, कियारा आडवाणी से मिलने का मौका तो मिलेगा भाई, फोटो तो खिंच जाएगी एक तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर यहां तक लाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वाली प्लेट पर बहुत तगड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है भाई। हाँ, गधे कहीं के, यहीं गिरा गिरा के मारे जाओगे, एकदम मन की तमन्नाएं जग गई इन गधों की। हाँ चलो देखो इधर, तो अल्टीमेटली बेटा जो लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे उनको इस प्लेट तक पहुंचाने के लिए सिर्फ हमने क्या किया, हमने यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कराया है बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। इस सेल का आप जो है पावर, इनका पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो सबसे कम एनर्जी वाला भी यहां तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये हमने क्या किया, ये हमने यहां पर इस प्रोसेस का सपोर्ट करने का कोशिश किया है। यहां पर हमने सुंदर सुंदर कन्याएं खड़ी कर दी हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स को हम उन कन्याओं की तरफ यानी कि अट्रैक्ट करा सके, राइट। लेकिन अगर कभी मान लो हमारा मौज लेने का मन हुआ है,
हमारा मौज लेने का मन हुआ तो हम इस बैटरी को क्या करेंगे भाई साहब, पलट देंगे। बैटरी को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे ही बैटरी को पलटेंगे, पता चला यहाँ कौन खड़ा है, आओ ललिता, हाँ शक्ति कपूर साहब। यहाँ पता चला तुम श्रद्धा कपूर सोच के आ रहे थे, यहाँ शक्ति कपूर खड़े हैं। तो ये भी हो सकता है शक्ति कपूर है। उसके बाद ये कई लोग वो डैनी वैनी कुछ लिख रहे हैं, है? तो एक डैनी विलेन भी थे, याद है? वो कातिया वाली मूवी में याद करो, कातिया वाली मूवी में याद है सनी देओल की, है? उसमें जो कातिया बना था ना, उसका नाम भी डैनी है। वो तुम जिस डैनी को सोच रहे हो, पता चला उसकी जगह यहाँ कातिया वाले हैं। हाँ ठीक है, कातिया वाले हैं, प्रेम चोपड़ा साहब हैं मान लो, ठीक। इस तरह के यहाँ पे ढेर सारे लोग जो है प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, बोलो उनको रिपेल करने के लिए यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें हाँ, तो समझ लो, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक थे उन्हीं के लिए यहां पे सबसे तगड़ा निगेटिव पोटेंशियल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई है, चैट बॉक्स में एक बार हार्ड स्पैम हो जाए, ठीक है? आओ ललिता, ये एक डायलॉग है ना किसी मूवी का, आओ ललिता, मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं, है है ना? ठीक है, ठीक है, मौज मस्ती नहीं, पढ़ाई होगी, सीरियस पढ़ाई होगी। तो यार ये देखो, ये सी लिखा है यानी कैथोड, ये एनोड है बेटा। अब तुम समझ रहे होगे, यहाँ पे सनलाइट लाए हैं, फोटॉन्स आया है, ठीक है। हर एक फोटोन ने अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दिया, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं। उनमें से कोई था जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी तो वो आगे है, कोई था जिसके पास एनर्जी कंपैरेटिवली कम थी, थोड़ा पीछे है, कोई ऐसा भी था जिनके पास एनर्जी बहुत कम थी तो जस्ट बाहर ही निकले हैं, बस भाग नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट किया। तो ये बैटरी का इधर का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो प्रोसेस का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर निगेटिव क्रिएट कर दूं इस प्लेट पर, राइट, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस को रिपेल करेगा। यहां पे अमरीश पुरी साहब को तुम मतलब खड़ा कर दो, है ना? तो अमरीश पुरी साहब क्या करेंगे, आने वाले एक भी इलेक्ट्रॉन को, अब इमेजिन करो, अमरीश पुरी ये लोग तो चलो कोई बात नहीं, इनका गेम ओवर हो चुका है, लेकिन यहां पे तुम्हारे वो सारे मास्टर लोगों को खड़ा कर दूं जिनको तुम कतई पसंद, हाँ, इमेजिन करो, मान लो तुम्हारे हिस्ट्री वाले मास्टर साहब खड़े हैं, और इधर फिजिक्स वाले तुम्हारे स्कूल के मास्टर साहब खड़े हैं, ठीक है, मैथ वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, हाँ। कह रहे आके तो दिखाओ, तुम यहां तक आ तो जाओ, फिर तो तुम्हारा क्या करना है वो तो हम जानते ही हैं। कुछ मेरे जैसे भी वहां खड़े होंगे, हाँ, ये कुर्सी उर्सी लेकर के वहां पे आओ, तुम यहीं गिरा गिरा के मारे कुर्सी फेंक के। तो अल्टीमेटली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग प्रोसेस को रिपेल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट? हाँ आशुतोष भाई ऐसा ना करना यार, एक ही शादी मेरी हुई है और मैं मतलब एक ही शादी करने के विचार में हूं, एक ही करूंगा, ठीक है भाई, मतलब कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा, कर चुका हूं एक ही, यस, ठीक। तो व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, देखो एक बड़ा प्यारा पॉइंट लिखा है, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, दिस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब भी कभी ऐसा कहा जाएगा ना कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्या मजे ले रहे हो नालायकों? हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। So when light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. Right? यानी कि अगर मैं फोटॉन्स को गिराऊं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसी को हम क्या नाम देंगे भाई साहब? उसी को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बहुत मजे ले रहे हो बेटा, हाँ, बहुत मजे ले रहे हो नालायकों। चलो देखो इधर, देखो सेम चीज का डेफिनेशन लिखा है, द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस when electromagnetic radiations of sufficiently high energy are incident on it is called photoelectric effect.
ठीक है। द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोनों में एक ही बात लिखा है कि भैया सनलाइट गिराएंगे, फोटॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, लाइट से रिलेटेड है, लाइट की वजह से जनरेटेड है, इसलिए नाम रखा गया है फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक आए हैं चैट बॉक्स में, कह रहे हैं सर मुझे ट्विंकल चाहिए। अबे तुम्हारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करने की उम्र है, मैं ट्विंकल चाहिए, गधे कहीं के। बात कब की है और अब लिख रहा है कौन चाहिए है? इतना स्लो प्रोसेस है, तुम ट्विंकल ट्विंकल करो इस समय बस। अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये नाम देख लो भैया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, दे आर हाईली फोटोसेंसिटिव। हाईली फोटोसेंसिटिव मतलब कि उनके ऊपर भाई विजिबल लाइट भी गिरा दोगे ना यार, कोई भी लाइट इनके ऊपर गिरा दोगे तो इनको कुछ कुछ होने लगेगा। हाँ मतलब बात समझ रहे हो तुम? इनके ऊपर कोई सी भी लाइट आप गिरा देंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एमिट करना शुरू कर देंगे। इनको एनर्जी एनर्जी से कोई मतलब भाई साहब नहीं रहता है। द मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा रिस्पॉन्ड ओनली टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। यानी कि जिंक हो गया, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनमें जब तक हम अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं गिराएंगे, यानी कि एक सफिशिएंट एनर्जी वाली लाइट हम नहीं गिराएंगे, तब तक इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ ज्यादा ही सख्त लौंडे होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी मेटल्स हमारे पास हैं जिनमें जब तक एक्सरे न गिराओ तब तक भैया कुछ होने वाला उनका नहीं है। राइट है। तो कहने का मतलब ये कैटेगरी भी ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं, फोटो सेंसिटिव, तो उनका नाम भी लिखा हुआ है, अल्कली मेटल्स होते हैं जनरली। कुछ ऐसे भी हैं बेटा, ठीक है ना, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी को नहीं करेंगे। और एक्सरे कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इवन फ्रॉम द हैवी मेटल्स, यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में नीचे पाए जाते हैं, उनमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो एक्सरे की बम्बार्डिंग करानी पड़ेगी। और ये दादा रे दादा, हम गए क्या हो गया यहाँ पे, साला ये सच में भूतिया स्टूडियो है। मुझे लगा सांप वाप निकल आया भाई यहाँ पे, गजब है। तो एक्सरे कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इवन फ्रॉम हैवी मेटल्स। चलिए ग्राफ बाद में, पहले थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं ताकि आप ग्राफ समझने लायक तो पहले बन जाए। अब जल्दी से पहले एक बार बता दो यार, बात पूरी क्लियर है कि नहीं? अगर इतनी बात जितनी अभी तक बताई अगर वो क्लियर हो भाई तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है। हाँ कह रहे भागो भूत आया, टेंशन ना लो, ये भूत जो है फोन के अंदर नहीं जा पाता, यहीं पर रहेगा इसी स्टूडियो में, इसीलिए मैं ये स्टूडियो ही छोड़ रहा हूँ भाई। बस ये लैग वैग की जो भी समस्या है, बस एक आध क्लास की अगर होएगी तो होएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक यानी दिवाली के बाद जो भी क्लासेस होंगी सब एकदम A1 है ना, सब चेंज करा रहा हूँ इसीलिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खैर अब आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहां पर खेला क्या है, अब हम लोग दो चीजों के बारे में सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहली चीज है बेटा इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। देखो कभी भी आपसे मैं बोलूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आपसे इस चैप्टर में दो चीज की बात किया जाएगा। सबसे पहली है इंटेंसिटी, दूसरी चीज है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन। ठीक, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। कभी भी आपसे कहा जाएगा इस पूरे चैप्टर में कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब बेटा सिंपल है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हमारे इंक्रीज कर जाएंगे। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। दूसरा है बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। इट सिंपली मीन्स एनर्जी ऑफ फोटॉन्स।
ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो कभी भी मैं बोलूं इंटेंसिटी बढ़ गई, तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब तुरंत समझ जाना कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया गया है। और अगर आपसे मैं बोलूं कि भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब यह है कि जो फोटॉन्स है उन फोटॉन्स की एनर्जी जो होती है ना एच न्यू, वो एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को ही यहां पर न्यू से डिनोट किया जाता है, राइट है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर हम लोग को कुछ ग्राफ सिखाए जाएंगे। सबसे पहला ग्राफ है बेटा इंटेंसिटी और करंट के बीच का, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का, या फोटो करंट भी आप नाम इसका लिख सकते हो। यहां पर वी कैन राइट इट एज फोटो करंट, या फोटो जनरेटेड करंट, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो लिखना चाहो तुम, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी नाम बेटा आप यहां पर लिख सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच का ग्राफ है। आप जरा सोचो, जब 10 फोटॉन्स आ रहे थे तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। 100 फोटॉन्स बेटा जैसे ही आए तो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ऑब्वियस है ना करंट बढ़ गया होगा। यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो हमें सिंपली बता रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जैसे जैसे आप बेटा इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ रही होगी। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। करंट बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो करंट जो है आपका वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, राइट। ठीक है सर, अगली चीज है कि सर अगर जो एनोड पोटेंशियल था, सर एनोड पोटेंशियल कौन? शाहरुख खान, राइट। यानी शाहरुख खान की पावर को अगर बढ़ाया जाएगा अमिताभ बच्चन के सामने तो सर क्या हो रहा होगा? ठीक है, तो वो एनोड पोटेंशियल हो गया। और यहां पर फिर से वही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहां पर फिर से वही एनोड पोटेंशियल का निगेटिव पोटेंशियल हो गया, इधर निगेटिव पोटेंशियल इधर पॉजिटिव पोटेंशियल। जब पोटेंशियल याद करो एनोड प्लेट का पॉजिटिव था तो हमने प्रोसेस को सपोर्ट किया था। जब यहां पर बेटा निगेटिव पोटेंशियल हम करेंगे यानी कि हम प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर एनोड पोटेंशियल का मतलब आप समझ लेना सुंदर कन्या, ठीक, सुंदर कन्या एनोड पोटेंशियल के लिए। और यहां पर समझ लो सुंदर शक्ति कपूर। हाँ, थोड़ा आपको याद रहेगा कि क्या एग्जाम्पल सर ने दिया था, ठीक है। वो एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत इजी रहेगा, एकदम हलवा लगेगा ये चैप्टर, कुछ भी नहीं, मतलब आपको टफ नहीं लगेगा इस चैप्टर में, राइट। सिर्फ एक सिंपल से एग्जाम्पल से, राइट। अब देखो जैसे जैसे एक चीज समझो, अगर एनोड पोटेंशियल 0 है यानी शाहरुख खान आए भी नहीं है तो भी बोलो 3-4 ऐसे बच्चे थे जिनको प्यार मोहब्बत हो चुका था, यानी 3-4 ऐसे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे जो बाहर पहुंच चुके थे एनोड प्लेट तक। क्लियर है? ठीक, यानी कि ये नहीं भी होगा, एनोड पोटेंशियल 0 भी होगा तो भी करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो बेटा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना हो तो करंट 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसे होंगे ही होंगे, 20 में से कुछ तो ऐसे फोटॉन्स होंगे ही होंगे जो वहां तक पहुंच चुके हैं जिनको किसी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सर ठीक है सर, अगर एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, अगर सर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएं सर तो क्या होगा? बेटा अगर पॉजिटिव पोटेंशियल तुम बढ़ाओगे ना तो ये बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एनोड पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं निकल रहे हैं निकल रहे हैं। लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद अब मामला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा ऐसा इस वजह से हुआ है, जैसे मान लो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम एनोड पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। ठीक, क्यों बढ़ा रहे थे? जो लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे वो भी हमारे बाहर तक चले आए, इसीलिए तो हम एनोड पोटेंशियल बढ़ा रहे थे। अब जरा सोचो, अगर 100 फोटॉन्स इंसिडेंट कराया था, 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, केवल 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, 20 को ही तो खींच पाओगे।
अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहां पर जो एनोड पोटेंशियल था यहां पे सुंदर कन्या में हम किसी को भी खड़ा कर दें, वहां पर जो भी बेस्ट से बेस्ट आप समझते हैं, मान लो वो अट्रैक्शन हमने यहां पर अगर खड़ा कर दिया है, तो क्या अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे? नहीं भैया, 100 फोटॉन्स गिरे थे, 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, तो मैक्सिमम उन 20 को ही तो खींचा जा सकता है। उसके बाद अगर तुम एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, कोई फायदा भाई साहब नहीं है। अब मान लो मैं मैरिड हो चुका, तो अब तुम सामने कुछ भी मतलब समझ रहे हो ना यार, कोई फायदा नहीं है, टिकट कट चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, राइट, एनोड पोटेंशियल जब बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ रही होती है। एक सर्टेन, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए वहां तक, अब तुम बढ़ाते रहो पोटेंशियल, कोई फायदा नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है इस ग्राफ में? जल्दी से बता दो यार, दनादन बता दो, और थोड़ा ऊपर वाला माला खोल के पढ़ना, ये नहीं बस खाली हाँ आज सर एग्जांपल दे रहे हैं तो बस अपनों में खो गए, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अगर सर उल्टा कर दे सर, शक्ति कपूर लोगों की संख्या अगर बढ़ाई जाए सर, तो क्या होगा? बेटा अगर उल्टा निगेटिव पोटेंशियल, अगर सामने वाली, सोचो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर वाली प्लेट पे हमने क्या किया, हमने यहां पे निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा? रिपेल करेगा। निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइट। तो कहने का मतलब करंट की वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है। तो एक ऐसा भी खेला आएगा जब करंट एकदम से क्या हो जाएगा, यानी एक ऐसा सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको हम नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ, इसको बोलेंगे हम कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये वो सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल है जिस पर करंट की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, राइट। यानी कि आ गया, हाँ, यानी कि यहां पे हमने सबको खड़ा कर दिया। यहां पे वो डेनी साहब भी हैं, यहां पे कातिया जो थे वो भी हैं, ठीक है, मतलब सारे विलन यहां पे खड़े हैं भाई साहब। अब एक भी इलेक्ट्रॉन की यहां पे इतनी औकात नहीं हो रही है कि वो यहां से जरा भी बाहर निकल जाए, मतलब जरा भी इधर की तरफ भाग जाए, एक के अंदर भी हिम्मत नहीं भाई। वहां जाएंगे सारे विलेन एक साथ हैं, ऐसी तैसी कर डालेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, हाँ। तो एक सर्टेन कट ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा जिस पर करंट की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला देखो। अब सर ये वाला ग्राफ आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसी ग्राफ में मैं आपको इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी सिखा रहा हूं, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इफेक्ट आपको मैं सिखा रहा हूं कि अगर यहां पर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए सर तो क्या होगा बेटा। अगर लाइट की इंटेंसिटी अभी है मान लो I1, इंटेंसिटी अभी कितनी है मान लो I1, हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अब मैंने लाइट की इंटेंसिटी को I2 कर दिया, यानी कि 100 फोटॉन्स आ रहे थे तो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। अब हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, इस बार 1000 फोटॉन्स आएंगे। 1000 फोटॉन्स आएंगे तो बोलो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और सारा खेल वही हो रहा होगा उन 200 में, है ना। अगर वहां पास तक 4 पहुंचे थे तो अब 200 में से 40-50 पहुंच जाएंगे। 40-50 बहुत एनर्जेटिक रहे होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो करंट है, ये जो सैचुरेशन करंट है, ये अल्टीमेटली सैचुरेशन करंट थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन ये वाला फिर यहां पर आपको मिलेगा जैसा ये ग्राफ था, बिल्कुल वैसे ही ये वाला ग्राफ भी है, सिर्फ ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहां पर जो ये करंट होता है ना, जो कांस्टेंट करंट हो जाता है, उस करंट का नाम सैचुरेशन करंट भी होता है। दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। यहां भी वही सैचुरेशन करंट है। तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी बढ़ाने से बेटा क्या हुआ, सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल था। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल था जो करंट को जीरो बना सकता है। यानी कि हमने वो सारे विलेंस हमने यहां पर खड़े कर रखे हैं। अब जरा देखो, जैसे मानो आपने यहां पर, ये आपके स्कूल का गेट है जहां से आप बाहर भागना चाहते हैं। आपके स्कूल के गेट में आपके प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, आपके फिजिक्स के मास्टर, आपके इंग्लिश वाले मास्टर, मैथ वाला महाखड़ूस मास्टर, और इधर यहां समझ लो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला भी वहां पे खड़ा है, ठीक है, और कॉमर्स वॉमर्स वाले सब खड़े हैं यहीं पे, ठीक है, सब खड़े हैं। अब साला अंदर से एक भी बच्चे की हिम्मत नहीं होगी कि इन सब के सामने से बाहर निकल जाए, ठीक है। चाहे एक क्लास के यानी 100 बच्चों में से 20 बच्चों ने हिम्मत किया था ना बाहर निकलने का, हम कह रहे हर क्लास के 20 बच्चे सब कोशिश कर लेंगे। अगर यहां पे इतने मास्टर खड़े हैं तो एक भी बच्चा बाहर बोलो निकल नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल यहां पर होता है। उस निगेटिव पोटेंशियल आ जाने के बाद यहां पे अब चाहे 100 इलेक्ट्रॉन हो, 200 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि हमने उनको उतना रिपेल कर दिया है। जितनी उनकी मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है उतना हमने उनको रिपल्शन दे दिया है कि जहां प्रिंसिपल साहब यहां खड़े हुए, अब किसी की औकात भाई साहब है नहीं, गेम ओवर है उनका, ठीक है। एक भी अब वहां बच्चा नहीं निकल पाएगा। यानी कि ये जो कट ऑफ पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सेम रहेगा। सिर्फ क्या बढ़ेगा? सैचुरेशन करंट की वैल्यू, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। सर और इंटेंसिटी बढ़ा दे क्या होगा? बेटा ग्राफ और ऊपर खिसक जाएगा। इंटेंसिटी अगर मैंने I3 कर दिया तो यही तुम्हारा सेम यही ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। साफ यहां पे दिख भी रहा होगा आपको कि I3 इंटेंसिटी जो है वो I2 से ज्यादा है और वो I1 से ज्यादा है। यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से सैचुरेशन करंट की वैल्यू इस ग्राफ में क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ रही है। तो ऑन इंक्रीजिंग एनोड पोटेंशियल the value of current increases, but after certain positive potential anode potential this current becomes saturated, ठीक है। इन दो ग्राफ्स के बारे में देखो, दो स्लाइड यहां पे रखी है। सबसे पहली स्लाइड ये है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दिया है। देखो ये ग्राफ अच्छे से आपको आना चाहिए, ये एक लाइन दो लाइन में आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हो, समझा मैं चुका हूं। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में भी ये वाला ग्राफ मैंने आपको खूब अच्छे से समझा दिया है कि आखिर ये सब यहां क्या दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वही बात है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बेटा बढ़ रही है अगर मैं एनोड पोटेंशियल वगैरह को अपना इंटेंसिटी को अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूं तो, ठीक है। एक सर्टेन वैल्यू के बाद आप एनोड पोटेंशियल चाहे जितना बढ़ाओ, सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती नहीं है, वो अपनी सेट हो गई, ठीक है। यहां तक की बात कितने लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई है? जरा एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए। यहां तक की बात आप में से कितने बच्चों को 100% क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए। इसके बाद फिर से यहां पर बेटा एनोड पोटेंशियल है, यहां पर फिर से वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ है। और ये जो करंट है, इस करंट का नाम है बेटा सैचुरेशन करंट, ठीक है। यहां का जो पोटेंशियल है इसको मैं -V0 है ये लिख रहा हूं, और इस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग देखो पिछले वाले ग्राफ में हमने क्या किया था? पिछले वाले ग्राफ में हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा था। यहां पर हमने इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा कि इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ा देंगे तो आने वाले फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी। लेकिन अब मैं इसी सेम ग्राफ में इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देखूंगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आइए चेक करते हैं।
सबसे पहले देखते हैं भाई, 93% लगभग बच्चों को हमारा मामला एकदम क्लियर है। वेरी गुड बेटा। देखो आसान चैप्टर है यार, बड़े मजे से पढ़ा रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे भाई तो 100% तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब अगला देखो क्या है, इस बार फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी। अगर 10 फोटॉन्स आ रहे थे, इनफैक्ट 10 छोड़ो 100 फोटॉन्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 फोटॉन्स आ रहे थे और उसमें से 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, तो अभी भी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अभी भी 100 ही फोटॉन्स आएंगे, अभी भी 20 ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन इस बार क्या किया गया, इस बार निकलने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? देखो बेटा, इंटेंसिटी तो बढ़ाई नहीं गई है, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट सिखा रहा हूं, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अगर जो सनलाइट है, जो फोटॉन्स हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, ठीक है, तो अभी भी बेटा 100 फोटॉन्स ही आएंगे, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, बट एनर्जी ऑफ दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। इस बार ये जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि मुद्दा ये हुआ है कि अब कोई एक शाहरुख खान टाइप का जो मास्टर है, वो मास्टर अब क्लास के अंदर घुस के बच्चों को समझा रहा है। जो काम उस मोहब्बतें मूवी में शाहरुख खान ने किया था ना एज अ म्यूजिक टीचर, वही सेम काम यहां पर अब कोई एक मास्टर है जो क्लास के अंदर घुस गया है और वो वहां पे समझा रहा है कि बेटा देखो, अगर तुमको सच में किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाएगी और तुम्हें जरूर जाना चाहिए, ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी है, ऐसा है वैसा है। मतलब वो धर के खूब एकदम इंस्पायर कर रहा है कि भाई जाओ तुम, मतलब तुम ये गेट तोड़ो और जाओ बाहर, कहने दो अमिताभ बच्चन साहब को जो भी वो कह रहे हैं, राइट। यानी कि उन बच्चों के अंदर की जो एनर्जी है, इस बार उस एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो हाईली एनर्जेटिक थे उनकी एनर्जी अब और बढ़ चुकी है। मतलब अभी तक तो वो सिर्फ भाग रहे थे, अब वो मैं निकला गड्डी लेके, हाँ फाटक तोड़ के, अब वो निकल जाएंगे बाहर। अभी तक वो सिर्फ बाहर भाग रहे थे, वो अटक फाटक सब तोड़ ताड़ के निकल जाएंगे बाहर, राइट। इवन जो लीस्ट एनर्जेटिक थे, इस बार उनकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। जो एकदम जस्ट गेट से, मतलब आपकी क्लास के जस्ट गेट से बाहर निकल के डर गए थे कॉरिडोर में ही देख करके कि यार ये कूटे जा रहे हैं, इस बार उनकी भी एनर्जी इतनी हो गई कि वो भी दौड़ के कॉरिडोर तक पहुंच गए हैं। यानी कि अभी क्या हो रहा होगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा तो इस बार बेटा बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बार उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर आप कह रहे हो कि बढ़ेगा तो आप ए पर टिक करना, आप कह रहे हो नहीं बढ़ेगा तो आप बी पर टिक करना, राइट। मतलब पहला ऑप्शन है कि वो बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, और दूसरा ये है कि सैचुरेशन करंट सेम रहेगा, यानी कि नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे हो ना? तो आपके पास ऑप्शन है, धनाधन आंसर करो जरा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो क्या सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या सेम रहेगी? दो ही ऑप्शन है आपके पास, बढ़ जाएगी या सेम रहेगी। धनाधन बता दो, बढ़ जाएगी या सेम रहेगी? बढ़ जाएगी या सेम रहेगी? अंशु बेटा बताया तो। अगर आने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा तो ये जो जो सैचुरेशन करंट है, वो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा या फिर वो सेम रहेगा? ये जल्दी से एक बार आप लोग बता दो, थोड़ा देखें आपके इस गोबर वाले माले में क्या गया। हाँ गोबर वाले माले में कुछ गया कि नहीं गया, ये देखना है।
तो सही उत्तर है कि वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया 100 फोटॉन्स आए थे, निकलने 20 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और 20 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट की वैल्यू भाई साहब सेम रहेगा। करंट की वैल्यू भाई साहब सेम रहेगा, ठीक है। करंट की जो वैल्यू है बेटा वो सेम रहेगी, करंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 55% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहले जितेश, केशव, तन्वी, संस्कार और फलक, वेरी गुड, ठीक है। तो अल्टीमेटली सैचुरेशन करंट बेटा सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना था, ठीक है। क्या ये है, ठीक है, चलो अगला देखो। अब देखो, इस बार सर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं, सर क्या होगा बेटा? सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा, लेकिन अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब अब जो वहां पर वो जो निगेटिव पोटेंशियल मैंने क्रिएट किया था, अब उस निगेटिव पोटेंशियल को बोलो और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा हो गया है कि मैं निकला गड्डी लेके और फाटक वाटक तोड़ ताड़ के अगर वो निकल जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब वहां पर भैया एक योगी बाबा का हमारे एक जेसीबी भी खड़ा करना पड़ेगा गेट पर, बोलो, उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा ना। तो एक वहां पर और ज्यादा मतलब निगेटिव पोटेंशियल वहां क्रिएट करना पड़ेगा, जो और ज्यादा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा। हाँ, मई जून में भी जो क्या बोला था उन्होंने, मई जून में भी नहीं, हाँ ठंडी, ऐसा कुछ बोला था। तो अल्टीमेटली जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो और ज्यादा जो है निगेटिव हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। सर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दूं क्या होगा? तो बेटा फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। सैचुरेशन करंट की सेहत पर कोई फर्क बेटा नहीं पड़ना है, तो दिस विल बिकम -V03। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी में लिख रहा हूं, यहां पर फ्रीक्वेंसी थी ν1, यहां फ्रीक्वेंसी थी ν2, यहां फ्रीक्वेंसी थी ν3। सो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा है तो उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो और ज्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। So on increasing frequency, the negative potential of the anode plate will also increase in order to stop them, right? So stopping potential जो है वो increase हो जाएगा। कितने लोगों को ये ग्राफ एकदम मस्त समझ में आ गया है? अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सर तो आने वाले फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो ये सर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा सर, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने पीछे बताया था। लेकिन अगर सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इस वजह से उनको रिपेल करने के लिए हमें वहां पर और ज्यादा निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। जल्दी से बता दो भाई, सही है ना? बात तो समझ में तुम्हें आ रही है? ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट मैं और बताऊं आपको, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ई मैक्स, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ईवी नॉट, दैट इज इक्वल टू ईवी नॉट। सर ये क्या है बेटा? निकलने वाली मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने की ही तो कोशिश ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कर रहा है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है मान लो -20 वोल्ट, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है -20 वोल्ट, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमने रिपल्सिव एनर्जी वहां पर लगा दी है, जो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईवी नॉट, जहां पर ये जो वी नॉट है ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? तो इसका मतलब सिंपल सा है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई गई बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी,
देखो, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ईवी नॉट के बराबर है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को और ज्यादा नेगेटिव हमें करना पड़ेगा। राइट है, सो दैट इज ई वी नॉट। हाँ, फॉर्मूला याद कर सकते हो गौरव भाई, सिंपल है, इसमें खास स्टफ जो है नहीं है। तो देखो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये वाला फॉर्मूला है, एक ग्राफ ये वाला है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। राइट है, और इसी वाले ग्राफ में आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये जो यहां लिख गया है, दैट इज के मैक्स, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैक्सिमम है तो मैं भी मैक्स लिख दे रहा हूं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईवी नॉट, जहां पर वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। यानी कि अगर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा 20 वोल्ट, मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है -20 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। देखो, वेव ऑप्टिक्स के बारे में एक बच्चा अभी लिख रहा था, वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट लेक्चर मैं आप लोगों को एक दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है, मेरे भी मन में है, वो एक लेक्चर आपको वेव ऑप्टिक्स का मैं दूंगा। यहां तक की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा, यहां तक की बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से बता दो, यहां तक की बात एकदम चकाचक क्लियर है, डाउट चेक करना है, ये बता दो पहले, फिर डाउट में आते हैं। देव कुमार साहब बड़े परेशान हो गए, सर आपकी शादी हो गई सर, आपने बुलाया नहीं सर हमें, है ऐसे कैसे शादी कर ली सर आपने। बहुत बेचारा परेशान हो गया है भाई, हो गई। हाँ ठीक है भाई, 91% लोगों को समझ में आया, बाकी 9% लोगों का माला खाली है ऊपर वाला, दिक्कत नहीं है, उनको भी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले साल तक आ ही जाएगा, क्यों भाई। ठीक है, आगे की बात करते हैं सर, आगे की बात करते हैं सर। देखो, और भी कुछ ग्राफ्स है, लेकिन उन ग्राफ्स को समझने के लिए जरा एक इक्वेशन समझ लो, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं, है ना। निकलने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो दो चीजों में यूज होती है, पहली वर्क फंक्शन है और दूसरी हो गई बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, यानी एक चीज सोचो, अगर बेटा वर्क फंक्शन 40 जूल के बराबर है, अगर वर्क फंक्शन 40 जूल के बराबर है, अगर वर्क फंक्शन 40 जूल के बराबर है, तो आप मेरे को बता दो, अगर आने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी है अगर वो 100 जूल के बराबर है, आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी अगर 100 जूल के बराबर है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी लिखो। अगर आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी 100 जूल के बराबर है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता दो जल्दी, कितनी हो सकती है, 60 जूल। ठीक है, ठीक है। और अगर आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी अगर मैं 120 जूल कर दूं तो, 120 जूल कर दूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोलो। 120 जूल अगर मैं कर दूं आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी, तो अब कितनी हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आया ना, यस 80, वेरी गुड। तो अगर इसको आप 120 जूल करोगे तो ऑब्वियस है भाई साहब, ये 80 जूल हो जाएगा, इतना जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो छोड़ दो पढ़ना, है ना। तो एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है बेटा। तो हम वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर।
दिस इज वन मोर फॉर्म, ठीक है। एक ये फॉर्म है जिसपे न्यूमेरिकल बनता है, दूसरा फॉर्म आपके सामने रखा है। इसमें ये जो न्यू नॉट है दैट इज नोन एज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो न्यू होता है दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। तो ये आने वाले उन फोटॉन्स की एनर्जी है, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू। बाकी ये तो आप जान ही रहे हैं, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर जो है वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, राइट। इसी को हम वेवलेंथ के फॉर्म में भी ला सकते हैं बेटा, एच सी बाई लेमडा। इसको हम ला सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ये जो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर है ये भी तुम लिख सकते हो, राइट है। और इसकी जगह में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ईवी नॉट होता है बेटा, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। यहां भी तुम ईवी नॉट ले सकते हो, यानी कि एक इसका तरीका और हो गया। एच न्यू जो है दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ये जो न्यू था इट वाज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ये जो न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये जो वी नॉट है दिस वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दो तीन तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही दो ही तीन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में भाई, बस और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अलग से कहीं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। दैट इज के मैक्स विच इज हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूले, डाउट देख लेते हैं, ठीक है, डाउट देख लेते हैं। वैसे मैं क्लास के बाद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स देखता हूँ। सर प्रीवियस ईयर का कौन सा पेपर सॉल्व करना बेटर होगा? भाई साहब जब प्रीवियस ईयर का ही सॉल्व करना है कोई सा भी ले लो यार, कोई सा भी ले लो, है, कोई सा भी ले लो। हाँ, राज बहादुर सिंह ब्लॉग्ड फॉर 1 मंथ, बहुत बहुत मुबारक हो। सर वी और वी नॉट डिफरेंस पता नहीं चल रहा। बेटा देखो, अगर तुम ये न्यू और न्यू नॉट लिखना चाहते हो तो मैं बता दूं, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, आने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी, और ये जो न्यू नॉट है ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये आने वाले फोटॉन्स की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वरना वो निकल नहीं सकता है, राइट। सर हम फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सो करंट फिर वो इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, हाँ तो इसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता चलेगा, फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है और उसको डिराइव करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ इसका ग्राफ पता होना चाहिए, राइट है। चलो अब आगे की बात करते हैं, आगे की कुछ चीज देख लेते हैं भाई। लैग चल रहा है? याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में भी लिखे शामो शहर शो गजल।
दिल के दरिया में खिलता है खा का कमल, याद आते हैं हमेशा वो अब सही है ना भाई? तू नहीं है, तेरी यादें मुझे सताती है, याद 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 बस याद रह जाती है ना भाई? हाँ हाँ, बस गाना जहां शुरू हो जाता है तुम्हारा नेट वेट सब चलने लगता है, समझ रहा हूँ। चलिए खैर, तो ये फॉर्मूले मैंने बेटा आपको बता दिए, यही फॉर्मूले यार इसमें, है ना? ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम बउआ छाप वाला चैप्टर है। मिल जा भाई। अबे जो लिखा था कहाँ गया? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो, अगली चीज है यार, क्या था यार, भूल गए बे तुम्हें गाने के चक्कर में, याद 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 आ गई हमें भी भाई। क्या पढ़ा रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। यस। अरे नालायक प्रीति, चलो आगे की बात करो। देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो। अब एक ग्राफ तुमको और सिखाते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बेटा लिखा है ना, जैसे एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट, राइट? यहां पर फिर से दो चीजों के बीच का ग्राफ बनाया जा सकता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड वी कैन हैव स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का भी ग्राफ बनाया जा सकता है, राइट? अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले लें और वाई एक्सिस पर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लें, राइट? एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले लें, वाई एक्सिस पर हम लोग एक्स एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लें, वाई एक्सिस पर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लें, क्या होगा जरा ध्यान से देखो। ईवी नॉट जो है, इस ईवी नॉट की वैल्यू निकल करके आएगी ना एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, राइट? तो वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखा जा सकता है एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, राइट? अब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास बेटा, इसको जरा कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये y है, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पर रखा हुआ है, तो ये x है। तो क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन गई बेटा? ये जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन गई। यानी कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हमें बनाना पड़ेगा जिसका ये जो इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट निगेटिव है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारी कुछ इस तरह की होगी बेटा, कुछ इस तरह की होगी, ऐसा। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज एच बाई ई। इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज एच बाई ई ऑन कंपेयरिंग, है ना? और ये जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई है। यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। चेक कर लो, चेक कर लो भाई। देखो, स्लोप की जो वैल्यू है वो h अपॉन ई है, और y इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई के बराबर आ गया, दिस इज y इंटरसेप्ट। यानी कि इन दो क्वांटिटीज के बीच का ये जो ग्राफ है, दैट ग्राफ इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? आज यहीं तक रखते हैं यार, है ना? आज यहीं तक रखते हैं आपको। ये ग्राफ मैंने बता दिया है, नेक्स्ट क्लास में एक बार इस ग्राफ की और बात करेंगे कि ये दो दो लाइंस क्यों खींची है। तो वैसे दो लाइन दो अलग अलग मेटल्स के लिए है। पहले मेटल के लिए एक बार ऐसा ग्राफ है, दूसरे के लिए थोड़ा बगल में है लेकिन पैरेलल है। पैरेलल इस वजह से क्योंकि दोनों के लिए स्लोप सेम है, और स्लोप की वैल्यू जो पीछे थी वो जरा चेक करो, दैट वाज एच बाई ई। एच भी बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट है, इसलिए स्लोप की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट।
तो आप चाहे मेटल ए के लिए बनाओ चाहे मेटल बी के लिए बनाओ, दिस स्लोप विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? वर्क फंक्शन, क्योंकि अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होती है, राइट? तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके के पैरेलल ग्राफ्स बन जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं आपसे और इनके बारे में बात करूंगा, ठीक है? जल्दी से जरा कुछ एक क्वेश्चंस है वो करके मुझे दिखा दो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए, आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, जल्दी से आंसर करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द emission electron emission from the metal surface can be supplied to free electrons by which of the following physical process? कह रहे हैं जो वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है उसको आप इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हो? थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या ऑल ऑफ अबव? वर्क फंक्शन वाली एनर्जी देने का तरीका इनमें से कौन सा है, ये मैं मतलब यहां पर पूछना चाहता हूं। बस जल्दी से, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर दे दो। कोमल यादव, चलिए ठीक है। देखो ये सारे ही प्रोसेस है, थर्मियोनिक इमिशन में हीट का यूज करते हैं, फील्ड इमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ऑल ऑफ अबव यहाँ बिल्कुल सही है, ये सारे ही प्रोसेस है जिनका हम लोग यूज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, ट्राई करो। मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हिट बाय ग्रीन लाइट, यानी ग्रीन लाइट इंसिडेंट कराओ तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। व्हेन हिट बाय येलो लाइट, लेकिन जब येलो लाइट से हम हिट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यानी ग्रीन पे काम बन रहा है, येलो पे नहीं बन रहा है। इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड व्हेन सरफेस इज हिट बाय ब्लू लाइट, हीट रेज, इंफ्रारेड लाइट या फिर रेड लाइट। ग्रीन लाइट पर काम बनता है, येलो पर काम नहीं बनता है। तो हम कौन सी लाइट पास कराएंगे बेटा? कौन सी लाइट हम पास कराएंगे? गड़बड़ है, इंटरनेट का कुछ इशू है, कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है? मैं समझा दे रहा हूं, देखो मेरी बात को समझ बेटा। अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर होता है आपका ग्रीन। विबग्योर का जो पैटर्न है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? सबसे ज्यादा डेविएशन जो है वो वॉयलेट का होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी का होता है। डेविएशन ज्यादा है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, इसलिए इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। यानी यहां पर हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी है, नीचे हाई एनर्जी है, ऊपर लो एनर्जी है।
राइट। वॉयलेट कलर की एनर्जी ज्यादा है और रेड वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। अगर येलो पे काम नहीं बन रहा है और ग्रीन पर काम बन रहा है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इन सभी की एनर्जी ज्यादा है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराएंगे। लेकिन येलो, ऑरेंज और रेड जो है इनकी एनर्जी कम है, इसलिए वो इसलिए वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए ऑप्शन, दैट इज ब्लू लाइट। ब्लू लाइट, ग्रीन से काम हो रहा है, येलो से नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम इससे होगा भैया, ब्लू से होगा। 16% बच्चों ने सही किया है, जिसमें है सोहन श्रीवास्तव, उत्कर्ष, रजा अब्बास, समीर और अंशु। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर वेव इज इन। देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जो प्रोसेस है, फोटो सेल में भी होता है, ऑटोमेटिक डोर्स जो होते हैं, ऑटोमेटिक लाइट स्विचेस जो है उनमें भी होता है। इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, दैट इज ऑल ऑफ अबव। राइट। तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूं क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लाइट के पार्टिकल नेचर यानी फोटोन नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत है, वेव थ्योरी गलत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं। क्वांटम थ्योरी का मतलब है लाइट का पार्टिकल नेचर। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोन की ही तो बात यहां पर किया जा रहा है। इसलिए यहां पर क्वांटम थ्योरी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो करंट डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं जो करंट है वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है, गलत है। वो सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यानी कि अगर मैं करंट की बात करूंगा तो उसका लेना देना किसके साथ है? उसका लेना देना इंटेंसिटी के साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मतलब नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम करंट की वैल्यू को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? सैचुरेशन करंट नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक बीम्स ए एंड बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज आई hit a screen, number of photons hit on the screen by beam A. कह रहे number of photons for A is twice that of number of photons by B. Ratio of their frequency will be ratio of their frequency. डार्क नाइट कह रहे हैं सर जब इंटरनेट नहीं चल रहा आपको छुट्टी कर देनी चाहिए। अरे गधे, इंटरनेट का लेना देना यहां दो चीजों से है। पहला, ये जो पोल वाला सॉफ्टवेयर होता है, जहां इंटरनेट थोड़ा भी वीक होता है ना मेरे भाई, तो ये जो है गड़बड़ करना शुरू कर देता है, ये रिजल्ट सही से लेगा नहीं, आपके पास पोल बहुत पहले पहुंच जाएगा या डिले करेगा, मतलब नाटक करता है। ठीक है। और दूसरा होता है क्लास की स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग भर का नेट बढ़िया चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। बाकी थोड़ी मोड़ी दिक्कत बेटा नेट की है, वो मैं जानता हूँ, ये भूतिया स्टूडियो इसीलिए मैं त्याग रहा हूँ। बहुत जल्दी इसी हफ्ते ही मैं इसको त्याग दूंगा और दिवाली के बाद हम लोग की जो भी क्लासेस होंगी वो एकदम मस्त, एकदम नए स्टूडियो में, एकदम बिंदास स्टूडियो, एकदम वीआईपी स्टूडियो बनवा रहा हूँ। ठीक है, वहां पर एकदम बढ़िया हो। ठीक है। अच्छा, डार्क नाइट कह रहे सर वो लड़की है, भाई हमें नहीं पता डार्क नाइट, हमें तो बस इतना ही पता डार्क नाइट है ना। तो एनए जो है वो 2 टाइम्स एनबी होता है। यहां पर ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ। देखो यार, अगर इंटेंसिटी की बात करें तो कह रहा है इक्वल इंटेंसिटी, यानी दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो आई ए जो है वो आई बी के बराबर है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन, राइट, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, एच से एच भैया कैंसिल हो गया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स कह रहा है 2 टाइम्स एनबी, तो यहां पर हो जाएगा 2 NB। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू NB फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। NB से NB भी कट जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ A। तो अगर हम लोग रेशियो लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ B, तो ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ A। तो ये रेशियो बेटा 1:2 आएगा, यानी कि A ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके देखना, इसको रिपीट करके।
होमवर्क ये है कि आपको प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करना है। रिवाइज प्रीवियस चैप्टर, बस, और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। प्रीवियस चैप्टर करोगे, बाकी जो डीपीपी आपको मिलता है लेक्चर में, वो डीपीपी आपको करना है। यही आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों वर्क है। पूरे पूरे शुभ शुभ 8 बज गए हैं। बताओ भाई, आज की क्लास में मजा आया या नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई है? एक दो चीजें जो आखिरी में अगर तुम्हें कहीं कुछ दिक्कत लग रही होगी, वो मैं फिर से अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। कतई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स को खूब अच्छे से आप लोग बेटा एकदम जम करके आप लोग रिवाइज करिए। राइट है? हाँ, इसीलिए वेव ऑप्टिक्स में रिवाइज करने के लिए आपको दे रहा हूं। ठीक है? हाँ, वीडियो कॉल कर लिया जाए कुछ। आज मन है आपका वीडियो कॉल का? तो कमेंट कर रहे थे, वीडियो कॉल की बात कर लेते हैं जरा एक आध बच्चे से। क्लास तो हो ही गई है हमारी, देखते हैं जरा किससे कनेक्शन बनाया जा सकता है। हाँ, कौन है कौन है कौन है? नीरज कुमार हैं, श्रेया हैं, ठीक है, ये फ्लाइंग साहब हैं, सत्यम हैं, ये डिमोन बहुत डाउट पूछता है ये नालायक, आस्था है। हाँ, फ्लाइंग सिख कनेक्ट हो गए हैं। आवाज आ रही है भाई? फ्लाइंग साहब, क्या आप हवाओं में उड़ रहे हैं? एम आई ऑडिबल? बच्चा, आवाज आ रही है? यस सर। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया, मजा आ रहा है परिश्रम बैच में? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कुछ, कि बस खाली मोबाइल लगा के कान में लीड लगा लेते हो? पढ़ते हो? फिजिक्स समझ में आ रही है भाई? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा है? ये तो घर वालों से पूछना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा है। बताओ, कोई फीडबैक हो तो बताओ भाई, कहीं पर कोई दिक्कत हो आपको फिजिक्स में तो बताएं। बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया। वैसे ये इस नाम का मतलब क्या है, फ्लाइंग जांगरा? हाँ, आज मैं हवाओं में हूं, है, उड़ रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। आस्था, आस्था बेटा, कनेक्ट हो रहा है क्या? कहाँ के रहने वाले हो बेटा आस्था? मध्य प्रदेश। तो आस्था, पढ़ाई कैसी चल रही है? परिश्रम बैच के साथ परिश्रम कर रहे हो कि नहीं? बढ़िया चल रहा है? फिजिक्स समझ में आ रही है? मास्टर साहब ठीक पढ़ाते हैं? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। सभी लोग खूब जम के मेहनत करते रहो। कहीं कोई दिक्कत हो, वीडियो कॉल में इसीलिए कनेक्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हो बेटा, पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। कोई फीडबैक, कोई मैसेज हो तो बताएं। बढ़िया चल रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। और कौन है भाई, किसको कनेक्ट किया जाए, किसको कनेक्ट किया जाए? रविंदर, रविंदर साहब दिख रहे हैं कि नहीं? अभी कोई कनेक्ट हो गया है? हाँ, उत्कर्ष राठी साहब, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राठी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बिजनौर, आपके कमेंट्स में खूब देखा करता हूँ।
पढ़ाई बढ़िया चल रही है परिश्रम बैच में? कोई फीडबैक हो तो बताइए। हाँ, ठीक है। यस, यस, यस। राइट। हम्म। अच्छा। हम्म। ठीक है, देखो देखो देखो, आपकी बात मैंने समझा कि आप मेहनत करते हो, कुछ कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम है। अजर्शन रीजन का आपको प्रॉब्लम है, अजर्शन रीजन बेटा मेरे दिमाग में है। उसके लिए मैं जैसे ही अभी सिलेबस ओवर होगा कुछ सेशंस में लेकर के आऊंगा। मैंने आप लोगों के इसी बैच में एक प्रैक्टिस सेशन केवल अभी एक ही ले पाया हूं, है ना। वो प्रैक्टिस सेशन का नंबर अभी मैं और बढ़ाऊंगा। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा प्रैक्टिस सेशंस में आप लोग को भर भर के अजर्शन रीजन हो गया, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हो गए। काफी सारे बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि सर वो थ्योरेटिकल टाइप वाले जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सर आते हैं उसमें मैं फंस जाता हूं। तो वो सब टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। बाकी देखो इतना डिटेल में पढ़ने के बाद थोड़ी उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूं कि कुछ जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो। जैसे आप ट्राई कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। देखो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना क्वेश्चंस में फंसना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप कर रहे हो इसीलिए फंस रहे हो, अगर ना करते तो फंसते ही ना, है ना। तो इसलिए आप करते रहो, जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना। हाँ, नहीं हो पाते कोई बात नहीं। अगर 10 में से आप 5-6 क्वेश्चंस अभी लगातार कंटिन्यूअसली सही कर पा रहे हो तो भी आप राइट ट्रैक पर हो। अभी 3 महीना है, मोर देन इनफ है। और ये जो 5-6 है ना, इन 5-6 को बहुत आराम से हम लोग 9 से 10 में लेकर के जाएंगे। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, देखो क्विक रिवीजन इसीलिए करवाता जाता हूं, वो प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को और लगेगा। ठीक है, तो आपको और एक्सपोजर आपके लिए बढ़ेगा। और ये मतलब जो कंटेंट मुझे देना है ना ये सब मेरे दिमाग में बेटा है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि अरे सर ने तो अभी अजर्शन रीजन नहीं कराया, ये नहीं वो नहीं कराया। हर चीज एक राइट टाइम पर आपके सामने आएगा और मैं खुद लेकर के आऊंगा। राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करते रहो, है ना। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड। और कौन कनेक्टेड था? और कौन कनेक्टेड था? बस एक एक कोई बच्चा और, एंड देन वी विल ओवर दिस क्लास। अगर कनेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं कनेक्ट हुए तो कोई बात नहीं। भाई जिनके पास भी कॉल वॉल जा रहा है वो अगर सच में आ रहा हो तो आप उठा सकते हैं, है ना भाई। भव्या को करें, भव्या कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? इधर है क्या? अच्छा ये, भव्या शायद कनेक्टेड है। हेलो भव्या बेटा, कहाँ से है आप? वामपत, यूपी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बेटा परिश्रम बैच में पढ़ाई कैसी चल रही है, फिजिक्स का क्या हिसाब चल रहा है? कितने क्वेश्चंस पर डे लगा रहे हो?
आप एनसीईआरटी लगाने से पहले बेटा एग्जाम्पल्स करते हो अच्छे से? एसएल अरोरा से एग्जाम्पल्स बनते हैं आपसे, या सबके सोल्यूशन देखने पड़ते हैं? लगभग नहीं मतलब समझा नहीं मैं। सोल्यूशन देखना पड़ता है या होता है, हो जाता है? अच्छा, हो जाता है। ठीक है, अगर देखो आपसे सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स अगर आपसे सारे बन रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी आप मोर देन 80% बना ले जाओगे। और जो 10 9 चैप्टर मतलब कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स? आप वेव ऑप्टिक्स में देखो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम नया टाइप का चीज है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का भी वन शॉट रिवीजन भी लाएंगे, और एक प्रैक्टिस सेशन वेव ऑप्टिक्स पर और लाएंगे, जिसमें और नंबर ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग का और बढ़ेगा। वेव ऑप्टिक्स में बेटा केवल इंटरफेरेंस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और डिफ्रैक्शन पे बड़े नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो उन फॉर्मूले पर सबसे पहले कमांड करो कि ब्राइट फ्रिंज अगर बन रही है तो कहां बन रही है, डार्क फ्रिंज बन रही है तो कहां बन रही है। तो वो डेरिवेशन को कम से कम 10 बार 20 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। डेरिवेशन पे अगर कमांड आ गया, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझ में आ गया, यानी कि इस चैप्टर में ना अगर कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी आ गई, तो न्यूमेरिकल में बनवा ले जाऊंगा आपसे। ठीक है बेटा, चलिए स्टे ब्लेस्ड, खूब मेहनत करिए, टॉप करिए आप लोग। ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा वीडियो कॉल का सेशन, और बस क्लास को करते हैं ओवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। राइट, फिर से यार वीडियो कॉल जो है करेंगे आगे। ठीक है।